हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? आई होप ईच वन ऑफ इज फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर स्टडीज़। सो इस वीडियो में बात करेंगे एसबीआई पीओ मेंस एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, जिसका एग्ज़ाम था आज मॉर्निंग शिफ्ट में 7:30 रिपोर्टिंग था। एंड एक दो जगह आई थिंक पेपर कैंसिल भी हुआ है क्योंकि वेदर कल का बहुत ख़राब था इस वजह से। ठीक है, तो अब वो कब होगा नहीं पता, बट आज जो एग्ज़ाम था उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था, जिस सीक्वेंस में मैंने लिखा इसी सीक्वेंस में हमारा एग्ज़ाम था, रीजनिंग सेक्शन। ठीक है, और पेपर के लेवल के बारे में मैं क्या बताऊँ, जिन लोगों ने दिया होगा उन्हें पता ही होगा, जिन लोगों ने नहीं दिया तो उन्हें मैं बता देती हूँ। पेपर मुझे तो हार्ड लगा। ठीक है, कुछ सेक्शन लाइक कहते हैं कि एक सेक्शन या दो सेक्शन रहते हैं डिफ़िकल्ट, बाकी सारे ठीक होते हैं, बट मुझे इसमें मोस्टली सारे ही लगे डिफ़िकल्ट, एक को छोड़ के। इंग्लिश सेक्शन, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव पार्ट हो या हमारा ये जो हमारा होता है सेक्शन। ठीक है, तो ये ठीक लगा मुझे। बाकी जो 3 सेक्शन थे मुझे तीनों में डिफ़िकल्टी फेस करने को मिली। ठीक है, तो सबसे पहले रीजनिंग की बात करेंगे तो रीजनिंग में सारी पजल्स ही थी, और छोटी छोटी पजल्स भी। मतलब ये था कि मिक्सचर्स ऑफ पजल था, किसी में 5 क्वेश्चन थे तो किसी में 2 क्वेश्चन, किसी में 3 क्वेश्चन। एक मशीन इनपुट भी दे रखा था उन्होंने। और मिसलेनियस में बात करें तो मिसलेनियस में जो ये वर्ड आपको दिख रहा है पावरफुल, तो इसको आपको पहले बनाना था, मतलब फ्रेम करना था एक पजल की तरह ही। ये 2 लाइन का मतलब दिया था कि पी जो है एंड पे है और ऐसे ऐसे करके। तो ये इसमें आई थिंक डब्ल्यू दिया भी नहीं था, तो मेरा ये वर्ड बन रहा था। आप बताना कि आपका क्या बन रहा था। ये वर्ड बना के दिन इससे आपको बताने थे फिफ्थ सेवन्थ ऐसे करके कि आपका कौन सा वर्ड बन रहा है एंड कितने वर्ड बन रहे हैं ऐसे करके। तो इसका जो मेरा आंसर आया था एक्स आया था, क्योंकि मोर देन 2 वर्ड बन रहे थे मेरे। एक था रूल और दूसरा था ल्योर। ठीक है, अट्रैक्ट करने वाला। तो अगर आपका भी यही वर्ड बन रहा होगा तो आपका भी आंसर यही होगा। बाकी मेरे हिसाब से तो यही आ रहा था। ठीक है, तो ये एक पजल फॉर्म में क्वेश्चन था। इससे आपको वर्ड भी बनाना था। पहले आपको ये वर्ड बनाना था, फिर इससे बताने थे कि कितने वर्ड्स बन रहे हैं, देन आपको आंसर देना था। और मशीन इनपुट मैंने कोशिश किया थोड़ा, बहुत ज़्यादा टाइम मैंने वेस्ट करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैंने पजल्स पे भी एक पजल थी उसमें जिसमें आपको कंट्री भी दे रखा था। वो कंट्री के अंदर सिटीज़ थी, लाइक इटली और स्पेन था। उसमें भी 2-2 डिवीज़न कर रहे थे, यानी कि इटली के 2 जो शहर थे, एक वेनिस था और एक कुछ एम से नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा। स्पेन के भी 2 थे, तो उनको डिवाइड करके रखा हुआ था। ठीक है, तो ऐसे करके था। और टोटल जो मेंबर थे वो भी आई थिंक 12 थे। तो ये आपको पजल बनाई थी, देखने में ईजी लगी थी, मैंने इसको ट्राई किया एंड मैंने इसको 4-5 पॉसिबिलिटी बनाया था। पता नहीं मेरी कौन सी कंडीशन मिस कर रही थी, वो पजल मुझसे नहीं बनी। इसलिए मैं आधा अधूरा क्वेश्चन भी नहीं करना चाह रही थी कि गलत हो जाए इस वजह से। ठीक है, तो वो था एक क्वेश्चन, एक पजल ये मैंने ट्राई की थी। और ये मैंने जो बताया ये वर्ड वाला था। एक छोटी सी पजल और थी, इसमें 8 फ्लोर दे रखा था, 8 फ्लोर्स थी। उसमें कुछ बताना था कि आई थिंक एक ही मार्क्स का, वो एक मार्क्स का नहीं था, उस पर सिर्फ एक ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये करके मिसलेनियस के जो 2 क्वेश्चन थे और एक जो पजल थी। और मशीन इनपुट मैंने बताया, मशीन इनपुट का लॉजिक मुझे नहीं, नंबर्स का मुझे नहीं समझ में आ रहा था। वर्ड्स का मुझे समझ में आ गया था, बट नंबर्स का मैं नहीं समझ पा रही थी कि क्या होना है इसमें। ठीक है, और उसमें मिक्स ही था, मतलब उस तरीके का मशीन इनपुट नहीं था जिसमें नंबर्स दे रखे हैं, आपको मल्टीप्लाई करना होता है, डिवीज़न करना होता है। अल्फ़ाबेट वर्ड्स, मतलब वर्ड्स और नंबर्स दोनों में मिक्स करके दे रखा था। ठीक है, तो ये रीजनिंग था। बाकी पजल्स थी आपकी रैंकिंग बेस्ड वाली पजल भी थी, जिसमें आपकी पोजीशन दे रखा होता है, क्लर्क और मैनेजर ऐसे करके। तो उसमें तो सर्टेनिटी ही नहीं थी कि कितने मेंबर्स किस उस पर हैं, आपको खुद करना था। ठीक है, सिर्फ उन्होंने पोस्ट दे रखी थी कि ये पोस्ट है, कितने मेंबर कहाँ होंगे कैसे होंगे वो आपको खुद बताना था। तो ये एक पजल थी। बाकी हमारा क्रिटिकल रीजनिंग का जो पार्ट था, और डेटा सफिशिएंसी की बात करें तो 1-2 आई थिंक क्वेश्चन थे जिसमें आपको अरेंजमेंट 2, अरेंजमेंट 3, अरेंजमेंट 4, 5 ऐसे करके दे रखा था एक क्वेश्चन ऊपर। उसमें आपको इतने सारे दे रखे थे, बताना था कि किस अरेंजमेंट से ये आंसर हमारा आ रहा है। तो वो ने ट्राई नहीं किया, बहुत लेंदी मुझे देखने में लग रहा था। जैसे मैंने बताया ना, पजल पे इतना टाइम दे दिया था, वो बनी नहीं। 2-3 पजल मैंने ट्राई की। बाकी हमें डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिलॉग, इनइक्वालिटी जो कोडेड फॉर्म में रहती है, ईजी नहीं, तो वो मुझे कहीं दिखी नहीं। ठीक है, तो ये ओवरऑल था। रीजनिंग बहुत ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी ना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि सबके साथ नहीं होती चीज़ें। मुझे ऐसा लगा इजी तो बिल्कुल भी नहीं थी, मॉडरेट टू टफ ही आप बोल सकते हैं। ठीक है, एंड अब आते हैं कॉन्ट सेक्शन पे। तो कॉन्ट सेक्शन क्या ही कहें कॉन्ट का। तो जैसा कि सभी को पता है मेरी कॉन्ट थोड़ा सा एवरेज है, तो मेरे लिए मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मुझसे नहीं बन पा रहे थे। डीआई थी ज़रूर, बट नहीं हो पा रही थी। ठीक है, तो उसमें से मैंने जो एक डीआई प्रेफर की थी, मतलब
लग रहा था बन जाएगी, तो वो इस तरीके की थी, ठीक है। यहाँ पे 20, 30 और 36 ऐसे करके आ रहे थे। तो यहाँ पे टोटल आपको बॉल्स दे रखी थी, रेड, ब्लू और ग्रीन, ठीक है, ABCD करके दे रखा था यहाँ पे। फिर नीचे दे रखा था उनका, यहाँ पे भी नोट में दे रखा था कि ए और सी का आई थिंक रेड प्रोबेबिलिटी गिवन थी और बी एंड डी की ग्रीन प्रोबेबिलिटी दी थी, यानी कि टोटल बॉल्स दे रखी थी, बट आपको रेड, ब्लू, ग्रीन नहीं पता था। तो यहाँ की जो ये प्रोबेबिलिटी दी हुई थी, तो यहाँ की वैल्यू से आपको एक्स की वैल्यू अब निकालते हैं, यानी कि यहाँ से ए और सी की रेड की वैल्यू आपको पता चल जाती, बी, डी से आपको उनकी ग्रीन की पता चल जाती। बाकी आई थिंक 3 ही क्वेश्चन थे, तो क्वेश्चन से ही आपको डेटा फैच करना था कि कौन सी ब्लू होगी, कितना। उसमें दे रखा था कि 4 मोर देन ग्रीन, रेड, ऐसे करके। एंड एक क्वेश्चन जो था आपका, वो डायरेक्ट उन्होंने पूछ रखा था कुछ, आई थिंक ए की ब्लू जो उन्होंने बता रखी थी मोर देन 4 होगा, एंड डी का डिफरेंस पूछ रखा था। सिर्फ एक ही डायरेक्ट क्वेश्चन था, बाकी जो 2 क्वेश्चन थे वो स्टेटमेंट बेस्ड थे, जिसमें आपको बताना था ट्रू और फॉल्स, ठीक है। उन्होंने 3 स्टेटमेंट दे रखे थे सॉल्व करके, उसमें आपको बताना था कि कौन सा ट्रू है एंड कौन सा फॉल्स है। तो ये 3 क्वेश्चन से जो मैंने बनाने की कोशिश की थी, तो वो बने थे। एंड बाकी एक एक्सपेंडिचर पे दी आई थी, टोटल सैलरी दे रखी थी आपकी, एक्सपेंडिचर दे रखा था, जो बाकी आपकी एक्सपेंडिचर के अलावा जो चीज़ें थी वो आपका डिपॉजिट हो रहा था बैंक में। तो उसके नीचे भी उस पर बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस दी थी नीचे, कि अगर आप कि 10,000 डिपॉजिट करते हैं तो आपको सिल्वर कार्ड ऐसे करके था, एंड अगर आप 21,000 समथिंग पे करते हैं तो आपको प्लैटिनम कार्ड मिलेगा। उस पर ओवर ड्यू पेमेंट पे कितना 5% ऐसे करके, मतलब ऐसा नहीं था कि नॉर्मल DI थी, सुन के आपको लग रहा था कि हाँ टोटल सैलरी दे रखी होगी, एक्सपेंडिचर होगा, डिपॉजिट जो बचा होगा अमाउंट, ऐसा नहीं था। 2 फॉर्म उसमें दे रखा था डेटा, ठीक है, टेबल फॉर्म में। एंड आपको उसके बाद जो क्वेश्चंस में आपको उसमें भी निकालना पड़ रहा था, ठीक है। तो डुएबल थी, जिन्होंने किया होगा तो किया होगा, बट मैंने 1-2 क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश की थी, तो एक ही क्वेश्चन मुझसे हुआ था, ठीक है, इसका भी। और बस बाकी मुझसे सीरीज़ नहीं बनी, क्योंकि उसमें एक मैंने ट्राई करने की कोशिश की थी, रॉन्ग नंबर वो नहीं आ रहा था, तो मैंने ज़्यादा टाइम नहीं, बट उसके 5 क्वेश्चन थे सीरीज़ से, आई थिंक, हाँ 5 ही थे। तो जिनकी बनी होगी तो उनके लिए अच्छा है, बट मुझसे नहीं हुई। तो ये मैंने 3-4 क्वेश्चन से CDI के ही किए हैं। और अब बात करते हैं GS सेक्शन की। तो GS सेक्शन हमारा पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि नवंबर से ही आया था, सब कुछ मिक्स था। अक्टूबर से भी क्वेश्चंस थे, नवंबर से भी थे, एंड 1-2 क्वेश्चन मुझे सितंबर के भी देखने के मिले, अगस्त का भी था एक क्वेश्चन, कुछ बजट से भी 1-2 क्वेश्चन थे। तो सब कुछ मिक्स था, मतलब ये कह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ एक ही मंथ से उन्हें सारे क्वेश्चन दे दिए थे। तो ये था GS सेक्शन का। और जो क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या ही बोलूँ जनरल अवेयरनेस के बारे में, मैंने पता नहीं, 3 सेक्शन मुझे थोड़ा सा हार्ड लगे, ठीक है। उसमें भी थे, क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड भी थे कुछ क्वेश्चंस, और कुछ क्वेश्चंस उन्होंने 1-2 डायरेक्ट भी पूछ रखे थे, ठीक है। तो जिन्होंने बहुत अच्छे से ये किया होगा तो ठीक है, मुझे तो समझ नहीं आ रहे थे कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल भी। तो और बाकी बात करें इंग्लिश सेक्शन की, तो इंग्लिश सेक्शन ठीक था, बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं था, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं था, डुएबल था। कुछ क्वेश्चंस आई थिंक मेरे हिसाब से मुझे नए देखने को मिले थे, बाकी आप लोग बताना, ठीक है। बहुत मतलब इंग्लिश में यही रहता है, थोड़ा सा पैटर्न वो चेंज कर देते हैं, बाकी क्वेश्चंस आपके वही रहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि एक पैराग्राफ उन्होंने दे रखा था, उसमें उस पैराग्राफ को पहले क्या रहता था कि उसमें नीचे एक पैराग्राफ दे रखा होता है, बताते थे फिलर से ये कहाँ पे फिल हो सकता है। बट इसमें इस बार क्या था कि आपको 5 सेंटेंसेस दे रखे थे, उसमें बताना था कि कौन से एक पैरा की तरह उसको डिवाइड कर दिया था 5 फॉर्म में, फिर बताना था कौन से 2 सेंटेंसेस में गलत हैं, कौन से सही हैं, ऐसे करके नीचे 5 ऑप्शन दे रखे थे कि ABR करेक्ट, ABR इनकरेक्ट, CDR करेक्ट, ऐसे करके आपको बताना था। पूरा एक स्टैंजा उन्होंने दे रखा था। और हाँ, कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस भी थे हमारे, फिलर्स भी थे, जो कि मुझे डुएबल लगे, ईजी थे। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो मैंने ज़्यादा नहीं देखा, उसके मैंने 2-3 क्वेश्चन ही किए, बट 2 थे। और आपका एक पैराजम्बल था, जिसमें आपको आई थिंक F तक दे रखे थे सेंटेंसेस, तो मतलब इतने टोटल सेंटेंस थे, आपको पैराग्राफ को अरेंज करना था, और उसमें आई थिंक D या कोई सीक्वेंस था जिसका आपको सीक्वेंस भी बताना था, एंड एक में शायद फिल भी करना था। हाँ, 3 क्वेश्चन उसमें बन रहे थे, फिलर भी था उसमें, एरर भी आपको निकालनी थी, और उसको पैराजम्बल को क्या बोलते हैं आपको अरेंज भी करना था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। एक्चुअली पेपर ऐसा गया ना कि मतलब लेवल देख के दिमाग ऐसा ख़राब हो रखा कि समझ ही नहीं आ रहा है। तो ये था, बाकी पैराजम्बल ईजी था। मेरा पहला सेंटेंस जो आ रहा था F आ रहा था, लास्ट में आई थिंक E था, ठीक है, FE इतना मुझे याद है। एंड फिलर में
क्योंकि किसी कोई इश्यू की बात हो रही थी, एग्जैक्ट मुझे नहीं आ रहा, तो उसमें इम्प्लीमेंट एज करके आएगा, तो ये ज़्यादा मैंने यही फिल किया है, ठीक है, इम्प्लीमेंट एज। और वो बाकी वो जो आपको अरेंज करना था वो हो गया था, ईजी था, ठीक है। तो ये ओवरऑल था हमारा पेपर का। यस, डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो ये आपको वर्ड लिमिट दे रखी थी 150 से लेके 170, 300 से लेके 320, ये ऐसे की थी, ये लेटर की थी। सॉरी बैकग्राउंड में बहुत नॉइज़ आ रहा है। तो ये 20 मार्क्स आता है, ये 30 मार्क्स का था, ठीक है। और लेटर की बात करें तो लेटर में मैंने 3 आए थे, बट मैंने एडिटर का हमेशा मैं लिखती हूँ तो एडिटर का ही मैंने लिखा है, जिसमें आपको ये बताना था कि पॉइंट आउट करते हुए कि जो लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में एंड शॉर्टेज जो रहती है डॉक्टर्स की, स्पेशली रूरल एरियाज़ में, उसको पॉइंट आउट करके आपको लेटर लिखना था। एंड इसमें मैंने लिखा है थ्री ऐसी चीज़ें बताई थी कॉजेज़ आपको, जिससे रूरल एजुकेशन सिस्टम को जो हैम्पर कर रहा है और उससे ओवरकम कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बताई थी कि गांव में पढ़ाई मतलब हमारी शिक्षा क्यों नहीं हो पा रही है, उससे हम कैसे निकल सकते हैं। तो पूरा मैं कंप्लीट तो नहीं कर पाई, बट मैंने लिख दिया है, ठीक है। बट मेरा ये लेटर पूरा कंप्लीट हो गया था, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मुझे ठीक ठाक मार्क्स मिल जाएंगे इसमें। बट वही है ना कि जब पेपर आपका पूरा अच्छा जाता है तभी कुछ अच्छी बातें रहती हैं। खैर, आप लोग बताना कि आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा गया है। एंड यस, मैं अपने अटेम्प्ट्स बता देती हूँ। सॉरी, मैं इसमें 27 क्वेश्चंस किए हैं। इसमें जो मेरा पार्ट स्किप हुआ वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस रह गए हैं। एंड जीए सेक्शन में मैंने आई थिंक 25 या 22 समथिंग किया है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्वेश्चंस मुझे नहीं आते, मैंने समझ के कर रही थी, मुझे जो आ रहे कुछ क्वेश्चंस पढ़े हुए थे मैंने कर लिए थे, बट कुछ में जैसे कि जिसमें पुराना डेटा दे रखा था, रिवीजन नहीं हो रखा था, उसमें डाउट ही हो रहा था कि ये सही होगा या ये सही होगा। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस थे ठीक थे, रबी क्रॉप्स वगैरह से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस थे, बजट से रिलेटेड थे, तो वो जिसने रिवीजन किया होगा उसके लिए ठीक था, बट वही चीज़ें थी। एंड हाँ, क्वांट सेक्शन की बात करें तो मैंने ये 3-4 क्वेश्चन इसके किए थे, तो मैंने टोटल 5 क्वेश्चन ही किए हैं, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन में मुझे डाउट है, बाकी रीजनिंग सेक्शन में 8 किए हैं, जिसमें से एक शायद वही जो छोटी छोटी पजल थी, इसमें 2-2 क्वेश्चन थे, और ये वर्ड हो गया। और आई थिंक बाकी मैंने क्रिटिकल का कोई नहीं किया है, और देखते हैं क्या क्या रहता है, ठीक है। तो सेटिस्फैक्ट्री नहीं गया मेरा एग्ज़ाम, मैं अपने एग्ज़ाम से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, और मैं इसमें श्योर भी नहीं हूँ किसी तरीके से। बस हाँ, एग्ज़ाम दे दिया है, बट एग्ज़ाम देने के बाद इवन एग्ज़ाम के टाइम में ऐसा लग रहा था कि ये जो टाइम हमें दिया गया था, सिर्फ 40 क्या बोलते हैं, रीजनिंग सेक्शन में जो क्वेश्चंस दिए गए थे, कौन में इतना टाइम दिया जाता है, बट फिर भी क्वेश्चंस हो नहीं रहे थे। तो वही लग रहा था कि अगर हमसे 10-12 क्वेश्चंस भी नहीं बन रहे हैं तो पता नहीं क्या चीज़ें थी, क्या लेवल था पेपर का। तो वो सारी चीज़ें मन में बहुत ज़्यादा दिमाग में प्रेशर डाल रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कम से कम 12-15 क्वेश्चंस भी नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन हम अगर पिक कर रहे, जैसे पजल भी पिक कर रहे हैं, तो वो हो रही है, नहीं हो रही, कंडीशंस नहीं मैच कर रही हैं, ये सारी चीज़ें आ रही थी। और 1-2 क्वेश्चंस मतलब लाइक होता नहीं कि कोडेड फॉर्म में ही कुछ मिल जाता है ऐसा, ठीक है। तो कुछ भी नहीं था उसमें। एंड कौन तो क्या कहें कि कौन का तो जैसे कि हमारा रहा था IPSPO में, तो कौन से मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं लेके जाती हूँ मेन से, बट फिर भी DI में कर पाई। बहुत से लोगों ने प्रोबेबिलिटी वाली DI भी नहीं की है, तो ये था। एंड रीजनिंग सेक्शन से मैंने थोड़ा एक्सपेक्ट किया था कि मैं बेटर कर सकती थी, बट इसमें भी नहीं हो पाया मुझसे, तो ये चीज़ मुझे बहुत ख़राब लग रही है। और बाकी ठीक था। आप लोग जिन लोगों का था मीन्स, तो आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोगों को एग्ज़ाम का लेवल कैसा लगा लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, और आप लोगों का पेपर कैसा गया है, अटेम्प्ट कैसे रहे आपके, और कैसा किया आपने ये डिस्क्रिप्टिव पार्ट। बाकी तो ठीक था ओवरऑल एग्ज़ाम, बस यही थोड़ा सा ख़राब हो गया, ठीक है। तो कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में अब। बाकी आने वाले एग्ज़ाम्स के बारे में सोचते हैं, जो एग्ज़ाम है हमारा, ठीक है, अभी बहुत कुछ बाकी है। मेन एग्ज़ाम है हमारा SBI क्लर्क का, LIC असिस्टेंट, तो उस पर फोकस करते हैं। जो हो गया इस पेपर को भूल जाइए, मैं भी भूल ही जाऊँगी, ठीक है। दे दिया, देने के बाद किसी चीज़ को सोचना कि ये कर लेते, वो कर लेते, या ये क्वेश्चन रॉन्ग है, कुछ सोचने से कोई मतलब नहीं होता। इतने टाइम से पेपर देने के बाद यही होता है, बाद में बहुत रिग्रेट होता है, हम अपने आप को परेशान करते हैं, और आने वाले एग्ज़ाम पे भी बहुत अच्छे से फोकस नहीं कर पाते हैं। तो जो मिस्टेक हुई, जो भी चीज़ कमी रही, हमें आने वाले एग्ज़ाम्स में उसको देखना है कि क्या है, क्योंकि लेवल डे बाई डे बढ़ ही रहा है एग्ज़ाम का, हम देख रहे हैं। हमें लगता है कि हम एक सेक्शन को अगर हम स्किप कर देंगे, अगर डिफ़िकल्ट आता है तो कोई बात नहीं, हम किसी और सेक्शन से मैनेज कर लेंगे, बट ऐसा नहीं है। जैसे कि इसमें मुझे तीनों ही सेक्शंस ऐसे लगे, रीजनिंग, क्वांट एंड GA सेक्शन, कि तीनों में मतलब एक तो ठीक ठाक होना चाहिए था, बट तीनों ही ऐसे थे कि आप देखिए एवरेज अटैम्प्ट ही हो पाएँ। तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। यही चीज़ IPSPO में लास्ट ईयर में ठीक था। आई थिंक जनरल में थोड़ा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे, बट ठीक था। एंड मॉक में इवन रीजनिंग सेक्शन हमसे हो जाता है, आपने देखा भी, मैंने शेयर भी किया कि रीजनिंग ठीक ठाक हो जा रहे थे, बट एग्ज़ाम में तो क्वेश्चंस ही नहीं हो पा रहे थे सही से।
ओके तो बाकी जो आपका है एस बी आई क्लर्क, अभी जनवरी में ही हमारा एग्ज़ाम है एंड 31 दिसंबर को उसका आर बी असिस्टेंट का मेंस भी होना बाकी है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए मैं प्रिपेयर करूँगी। आप भी कीजिए, साथ में मेंस की मॉक भी लगाइए, प्रीलिम्स का लगाइए, ठीक है। तो उसके साथ ही जिसको स्मार्ट कीड़ा का मॉक लेना हो ले सकते हो आप, ठीक है। लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी को देखते हुए, जैसा कि पेपर का पैटर्न आ रहा है तो उसमें बहुत काफ़ी लोग बोलते हैं उसका मतलब डिफ़िकल्ट है, लेकिन आपको एग्ज़ाम के हिसाब से ही मॉक टेस्ट आई थिंक देने चाहिए, ठीक है। तो आप दे सकते हैं उसका लेवल, ठीक है। हार्ड ज़रूर है बट हमारे एग्ज़ाम में हेल्प करेगा, ठीक है। तो आप कोड यूज़ कर लीजिएगा VS10, तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो जिन्हें लेना हो आप ले सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे।